आज के टाइम में टर्म इंश्योरेंस खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्म में एक गलत टिक मार्क और आपके परिवार का 2 करोड़ का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ढूंढ रहा था। उस रिसर्च में मुझे कई घंटे और कई दिन लग गए, तो सोचा वो सारी मेहनत और रिसर्च आपके साथ में शेयर करूं ताकि आपके वो कीमती घंटे और दिन बर्बाद होने से बच जाए। तो आज की इस अल्टीमेट बाइंग गाइड में मैं आपको हाथ पकड़कर पॉलिसी चुनने से लेकर पॉलिसी क्लेम करने तक का सफर दिखाने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को क्लेम लेते वक्त धक्के न खाना पड़े और क्लेम का पैसा सीधा आपके परिवार के खाते में आए, तो इस वीडियो गाइड का एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस को कागजों पे तो लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनकम इंश्योरेंस है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये आपकी जान का बीमा नहीं है, ये आपकी इनकम का बीमा है। जब तक आप लोग कमा रहे हो, घर चला रहे हो, तब तक इसका होना काफी जरूरी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है किराए का घर। टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल उस मकान जैसा है। जब तक किराया यानी प्रीमियम भरोगे, तब तक आपके सर पे छत यानी प्रोटेक्शन रहेगा। जिस दिन किराया देना बंद किया, छत गायब हो जाएगी यानी कवर खत्म हो जाएगा। और सोचिए, क्या आप लोग कभी अपने मकान मालिक से ये कहते हैं कि भाई साहब, मैं पिछले साल भर घर में रहा, कोई चोरी नहीं हुई, तो मेरा किराया वापस मुझे दे दो? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर भी आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। इसका सीधा सा हिसाब ये है, यहाँ पर कोई सेविंग और मैच्योरिटी नहीं होता है। अगर पॉलिसी के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। अगर आप लोग पॉलिसी टर्म तक जिंदा रहे तो आपको 0 मिलेगा। तो आपको समझ आ चुका होगा टर्म इंश्योरेंस क्या है। अब इसकी जरूरत हमें क्यों है वो हम लोग समझते हैं। इंसान की 2 मौतें होती है, एक है फिजिकल डेथ और एक फाइनेंशियल डेथ। फिजिकल डेथ जब इंसान चला जाता है और फाइनेंशियल डेथ जब घर में पैसा आना बंद हो जाता है। टर्म प्लान आपकी फिजिकल डेथ को तो नहीं रोक सकता, लेकिन आपके परिवार की फाइनेंशियल डेथ को रोक देता है। चलिए एक एटीएम मशीन के एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। आप अपने परिवार के लिए सिर्फ एक कमाने वाले बंदे नहीं है, बल्कि आप लोग उस परिवार का एटीएम है। जब तक आप हो, मशीन से कैश यानी सैलरी आ रही है और घर आपका चल रहा है। अगर यह एटीएम यानी आप बंद हो गया तो पैसों का कैश फ्लो पूरी तरीके से रुक जाएगा। टर्म इंश्योरेंस वो बैकअप एटीएम है जो आपके न रहने पर भी पैसा पहुंचाता रहेगा। अब आप सोचेंगे इससे लेना कब चाहिए? तो इसका सिंपल सा रूल है, जितनी जल्दी एज में लोगे उतना सस्ता आपको ये पड़ने वाला है। इंश्योरेंस में प्रीमियम आपकी उम्र पर फिक्स होता है और जिंदगी भर वही रहता है। अगर आप लोगों ने लेट गया तो आपको लाखों का नुकसान होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज आप लोग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 65 की एज तक और आपकी आज उम्र है 25, तो आपको ये 814 रुपए पर मंथ पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एज 30 है तो ये 1059 रुपीज पर मंथ आपको पड़ने वाला है। तो 245 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे और ये लॉन्ग टर्म में आपको 55,000 का नुकसान देने वाला है। तो इसका रिजल्ट सिर्फ 5 साल की देरी में आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया टर्म इंश्योरेंस खरीदे तो कहाँ से खरीदे, किस कंपनी से आपको खरीदना चाहिए? टर्म प्लान हमेशा ट्रस्टेड कंपनी से लो, ना कि किसी एजेंट, बैंक वाले या रिश्तेदार के बोलने पर। बहुत लोग बोलते हैं मेरा दोस्त या मेरा रिलेटिव उस फलाना बैंक के अंदर है जो आपको काफ़ी सस्ता और बेस्ट टर्म इंश्योरेंस दिला देगा, लेकिन अक्सर में वो एक तरीके से बैंक के एजेंट ही होते हैं और उनका एम होता है उनका टारगेट पूरा करना। सस्ता प्रीमियम या इमोशनल बात में आके आप लोग कोई गलत प्लान ले लेंगे तो इसमें नुकसान आपका होगा और इसका रिस्क आपकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस हमेशा ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड तरीके से खरीदना सबसे सेफ रहता है और ये सिंपल भी होता है और सस्ता भी आपको पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कहाँ से लेना चाहिए, तो पॉलिसी बाजार है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं। तो कहाँ से खरीदना है ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कितने अमाउंट का खरीदना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कवर अमाउंट होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस का, वो हमेशा आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपकी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपीज, तो आपको 1.2 CR का जो है वो कवर लेना चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप लोग फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं या लोन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 लाख रुपीस का होम लोन भी ले रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर आप लोग ऐड कर दीजिए, यानी 1.2 CR
प्लस 30 लाख यानी 1.5 CR का आपको मिनिमम कवर अमाउंट जो है वो लेना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, डे बाय डे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपने 1 CR का कवर अमाउंट लिया है तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू 30 से 40 लाख रुपीज़ रह जाएगी। तो मैं कहूँगा कम से कम आप लोग 2 करोड़ का मिनिमम कवर अमाउंट जो है वो जरूर लें। एंड ये 2 करोड़ का कवर अमाउंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी आपकी ITR और आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए तो जनरली 20x या 25x आपको इजीली दे देती है कवर अमाउंट। अब आपको कितने समय तक के लिए चाहिए होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको टेन्योर कहते हैं। अब बात करते हैं टेन्योर कितना होना चाहिए, यानी कितने साल तक का आपको कवर लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस की जरूरत उतने साल तक है जितने साल तक आपकी इनकम घर चला रही है। इसलिए टेन्योर हमेशा रिटायरमेंट एज तक आपको लेना चाहिए, जो कि जनरली 60 to 65 ईयर्स का होता है। अगर आज आप 30 साल के हो तो एज 65 तक पूरा फैमिली स्टेबल हो चुका होगा और आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर अर्निंग जो है वो शुरू कर चुके होंगे। आपके सारे लोन्स भी खत्म हो जाएंगे और आपकी इनकम पे परिवार डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपकी एज 30 है तो आप लोग टेन्योर 35 ईयर्स का जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर का, जो कि है राइडर। तो राइडर्स वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होते हैं जो बेस टर्म प्लान के ऊपर लगते हैं, बिल्कुल पिज्जा की एक्स्ट्रा टॉपिंग की तरह। बेसिक प्लान वही रहता है, बस एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है आपकी बढ़ जाती है। अब वैसे देखा जाए तो 2025 में काफ़ी सारे राइडर्स आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट राइडर्स की बात करेंगे जो आपके काम के हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, यानी जिसको ADB बोला जाता है। अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो बेस कवर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, 1 CR का आपका बेस कवर है और 20 लाख रुपीज का आपने ADB राइडर जो है वो एड किया है, तो आपकी एक्सीडेंट से डेथ होने पे आपको 1.2 CR जो है वो पैसा मिलेगा। अब ये कब लेना चाहिए, जब आपकी जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग वाली है या फील्ड जॉब है, तब आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट होने के। अगर आप लोग मेरी तरह डेस्क जॉब करते हैं तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फील्ड जॉब है तो आपको मैं कहूँगा इसको मस्ट लेना चाहिए और इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है और ये राइडर पूरे पॉलिसी टर्म तक एक्टिव रहता है। इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आपकी एक्सीडेंट पे डेथ हुई तो ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई तो उसमें पैसा मिलेगा, उसके लिए अलग राइडर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइडर की, जो है वेवियर ऑफ प्रीमियम। अगर एक्सीडेंट या फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए और आप इनकम ना कमा पाए तो आगे की सारी फ्यूचर प्रीमियम ऑटोमेटिकली माफ कर दी जाती है, लेकिन आपका 1-2 करोड़ का बेस कवर फिर भी चलता रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, टाटा AIA ICICI, इन दोनों के WOP काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेफ्टी के लिए आप लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कैच है, डेथ पर ये काम नहीं करता है और ये राइडर भी पूरी पॉलिसी टर्म तक जो है वो चलने वाला है। अब एक और राइडर की बात करते हैं, जो कि है क्रिटिकल इलनेस राइडर। भगवान न करे आपको अगर लाइफ में कोई बड़ी बीमारी लग जाए, जैसे कि मेजर कैंसर, सेवेरे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, तो कंपनी एक बार में लमसम अमाउंट दे देती है और ट्रीटमेंट का खर्चा यहीं से कवर होता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर आपने एक बार क्लेम कर लिया तो उसके बाद में आपका राइडर जो है वो बंद हो जाएगा। अब इस राइडर में भी कुछ कैच है, उसको भी आपको समझना जरूरी है। जैसे कोई बीमारी है अर्ली स्टेज में है, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही है, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इसमें एक रूल ये भी है, अगर आपको बीमारी डायग्नोज होती है तो 14 से 30 डेज तक आपको जिंदा रहना जरूरी है, जिसको सर्वाइवल रूल कहते हैं। अब आप अगर ये राइडर ऐड कर रहे हैं अपने टर्म प्लान के अंदर, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सीलरेटेड है या एडिशनल है। एक्सीलरेटेड है, इसका मतलब आपके जो जितना बेस कवर है उसमें से ही पैसा आपको मिलने वाला है। मान लीजिए आपका बेस कवर यानी जो टर्म प्लान का कवर है वो 1 करोड़ का है, तो उसमें से ये आपको अमाउंट देंगे जो हो सकता है 20 लाख का या 30 लाख का, जितना भी आपने लिया है। फिर 30 लाख आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जब भी आपकी डेथ होगी तो 70 लाख रुपीस आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने एडिशनल लिया है तो बेस कवर से ऊपर आपको अमाउंट मिलने वाला है, यानी आपकी डेथ हुई तो 1 करोड़ तो आपको वो मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बीमारी पहले से डायग्नोज हुई तो आपको 20 लाख 30 लाख जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे और आप लोग अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप लोग एक्सीलरेटेड ले सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप लोग इसे एडिशनल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में
हेल्थ इंश्योरेंस है तो प्लीज इसको पूरा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो तीनों राइडर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फील्ड वर्क है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला राइडर आप लोग ले सकते हैं। फील्ड वर्क वगैरह नहीं है तो आप लोग वेवेयर ऑफ प्रीमियम है, ये अच्छा राइडर है, इसको आप लोग अपने टर्म इंश्योरेंस में जरूर ऐड कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर, अगर आपके पास में अलग से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर इसको कंसीडर कीजिए, और कंसीडर भी तब करना है जब आप लोग एडिशनल ले रहे हैं, एक्सेलरेटेड लेने का बेनिफिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेवेयर ऑफ प्रीमियम आप लोग एक इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवलिंग और फील्ड वर्क नहीं है तो। अब अगर आप लोग टर्म प्लान परचेज करेंगे तो काफ़ी सारे फ्री एड ऑन्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो जितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले वो तो आपको लेना ही चाहिए, जैसे टर्मिनल इलनेस पे आउट, डॉक्टर ये कह दे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने से कम है तो पूरा कवर जीते जी ही आपको मिल जाता है। सेकंड है प्रीमियम डिले, प्रीमियम ब्रेक, प्रीमियम हॉलीडे 12 मंथ्स, इस नाम से भी कंपनी मार्केट करती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी साल पैसे मैनेज नहीं हो रहे हैं तो आप 12 मंथ्स तक प्रीमियम पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कैच है, पोस्टपोन का मतलब ये नहीं कि माफ़ हो जाएंगे, अगले साल आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी एनुअली प्रीमियम 15,000 है तो नेक्स्ट ईयर आपको 30,000 जो है वो पे करना होगा। थर्ड है इमीडिएट क्लेम 2-3 लाख रुपीज़ इन एडवांस, डेथ होते ही कंपनी 2-3 लाख रुपीज़ एडवांस दे देती है इमीडिएट खर्चों के लिए, जो कि आपको टाटा AIA, मैक्स लाइफ, HDFC उसके अंदर मिल जाता है, और ICICI में भी सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे आपको मिलता है। उसके बाद में फ्री हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे काफ़ी कंपनियां आपको हेल्थ पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ चेकअप, OPD, लैब टेस्ट एक्सेट्रा। ये एड ऑन आपको मैक्स लाइफ, टाटा AIA, HDFC देते हैं, ICICI में शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस डिक्लेयर होते ही फ्यूचर प्रीमियम आपके माफ हो जाते हैं। और एक और एड ऑन कंपनी देती है क्लेम पे आउट मोड्स, ये फ्री चॉइस में होता है, इसमें आप लोग पे आउट ले सकते हैं लमसम में, मंथली इनकम में, लमसम प्लस मंथली इनकम में ले सकते हैं। इसके बाद में वेलनेस रिवॉर्ड या डिस्काउंट, हेल्थ स्कोर अच्छा रखोगे तो प्रीमियम आपको कम भरना पड़ेगा। तो ये फ्री एड ऑन्स आपने समझ लिए। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट आता है नॉमिनेशन का। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन का मतलब आपको अपनी पॉलिसी के अंदर नॉमिनी ऐड करना। अब नॉमिनी क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल शब्दों में समझते हैं। नॉमिनी का मतलब ये कि आपकी डेथ के बाद में आपके इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलने वाला है। अब जिसको आप लोग नॉमिनी अपॉइंट करेंगे सारा पैसा उसी को मिलेगा। अगर आपका नॉमिनी जिंदा है तो पैसा सारा उसी को मिलने वाला है। अगर नॉमिनी पहले ही मर गया है तो फिर पैसा ऑटोमेटिकली लीगल हेड्स को जाएगा। लीगल हेड्स का मतलब सबसे पहले आपके वाइफ, उसके बाद में बच्चे, उसके बाद में पेरेंट्स और उसके बाद में आपके ब्लड रिलेशंस को जाने वाला है। अगर आप लोग चाहें तो नॉमिनेशन के अंदर मल्टीपल नॉमिनी भी रख सकते हैं, जैसे 50% आपने भाई को दे दिया, 50% आपने वाइफ को दे दिया, या 50% आपने वाइफ को दे दिया और 50% पेरेंट्स को दे दिया, ऐसे भी हो सकता है। आप और भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 50% वाइफ को, 25% अपने पेरेंट्स को और 25% अपने ब्रदर्स को। तो इस तरीके से भी आप लोग परसेंटेज स्प्लिट कर सकते हैं। अब एक और टर्म को समझते हैं जो कि है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है पॉलिसी का मालिक किसी और को बना देना। जिसको पॉलिसी असाइन किया है वो अब इसका असली ओनर रहेगा, आप नहीं। अगर आप किसी को असाइन करते हैं तो उसमें से नॉमिनी तुरंत हट जाते हैं और आपकी डेथ क्लेम का पैसा सारा उस असाइन को जाने वाला है। अब चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है। अब देखने में ये फीचर काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर आपने किसी को असाइन कर दिया तो दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म को समझते हैं, वो है MWP एक्ट, जो कि मैरिड मैन के लिए है। MWP एक्ट का मतलब है पॉलिसी परमानेंटली वाइफ और बच्चों के नाम पे लो। बैंक और रिलेटिव इस पैसे को छू भी नहीं सकते। अगर पॉलिसी लेते वक्त आप लोग इस MWP एक्ट को टिक करते हैं तो आपके डेथ के बाद में आपका जो क्लेम का पैसा है वो वाइफ और बच्चे को मिलेगा, ना कि किसी बैंक और किसी रिलेटिव्स को, क्योंकि अब वो इसके ट्रस्टी बन चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर आपका डिवोर्स हो गया है आपकी पत्नी से तो भी आपका पैसा उस पत्नी को या उसके बच्चे को ही मिलेगा, और ये भी इरिवर्सिबल है। एक बार आपने लॉक किया उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो MWP पावरफुल जरूर है लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि जिसको लगता है नहीं उनकी पत्नी छोड़ के चली जाएगी तो प्लीज वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं सेक्शन 45 को। अगर आप लोग अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं
और आपने पॉलिसी भरते वक्त ये मेंशन किया है कि आप लोग सिगरेट नहीं पीते हैं या कभी कभार पीते हैं, लेकिन वहाँ पे नो ही टिक किया। एल्कोहल भी कभी कभार पीते हैं, लेकिन आपने क्या किया, वहाँ पे नो टिक किया। अगर आपकी डेथ विद इन 3 ईयर्स के अंदर हो जाती है तो पॉलिसी क्या हो सकता है, आपकी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपने पॉलिसी में मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। अब यहीं पे आता है सेक्शन 45। अगर आपकी पॉलिसी 3 ईयर्स तक क्रॉस कर चुकी है, यानी आप 3 ईयर्स तक जिंदा रह गए और 4th ईयर में आपकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, उस केस में आपकी किसी भी तरीके से कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये सेक्शन 45 आपको प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं मैंडेटरी पॉलिसी रूल्स को, जो कि हर किसी पॉलिसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको ना कंपनी हटा सकती है और ना ही आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आता है फ्री लुकअप पीरियड। इसको मनी बैक गारंटी भी आप लोग कह सकते हैं। यह तुम्हारी मनी बैक गारंटी है। पॉलिसी बॉन्ड हाथ में आने के 15 से 30 दिन के अंदर अगर शर्तें आपको पसंद नहीं आई है या फिर आपने जो भरा वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप पुलिस को वापस दे सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। अब सेकंड समझते हैं ग्रेस पीरियड को। अगर आपकी प्रीमियम भरने की डेट निकल चुकी है फिर भी आपके पास में 15 से 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, यानी अगर इस दौरान आपकी डेथ होती है तो भी आपको क्लेम का पूरा पैसा मिलेगा। अब ग्रेस पीरियड पॉलिसी वेरी भी करता है। अगर आप लोग मंथली वाला लेते हैं तो उसमें 15 डे का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आप लोग ईयरली प्रीमियम पे करें तो उसमें 30 डेज तक का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म्स और समझते हैं जिसको बोलते हैं लैप्स। अगर आपका ग्रेस पीरियड भी निकल गया है और पैसा आपने नहीं भरा है तो पॉलिसी कोमा में चली जाती है। यह सिर्फ रद्दी कागज है। अगर कुछ हुआ तो परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद में भी आपके पास का ऑप्शन है जिसको बोलते हैं रिवाइवल, जिसको आप लोग सेकंड चांस भी कह सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो पॉलिसी को 2 से 5 साल के अंदर दोबारा आप लोग रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। पुराना सारा बकाया आपको देना पड़ेगा प्रीमियम का, प्लस उस पर ब्याज भी आपको भरना पड़ सकता है, और हो सकता है यहाँ पे आपको दोबारा मेडिकल टेस्ट भी देना पड़े जिसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको समझना है, सुसाइड क्लोज, जिसको कूलिंग पीरियड कह सकते हैं। पॉलिसी लेने के 12 महीने यानी 1 साल के अंदर अगर सुसाइड किया तो क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ भरा हुआ प्रीमियम ही आपको वापस मिलेगा। 1 साल बाद में यह भी कवर हो जाता है पॉलिसी के अंदर। अब यहीं पे आता है सेक्शन 45। अगर आपकी पॉलिसी 3 ईयर्स तक क्रॉस कर चुकी है, यानी आप 3 ईयर्स तक जिंदा रह गए और 4th ईयर में आपकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, उस केस में आपकी किसी भी तरीके से कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये सेक्शन 45 आपको प्रोटेक्ट करता है। अब एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट भी है जिसे टैक्स बेनिफिट कहते हैं। प्रीमियम बनने पर आपको ATC के तहत छूट मिलती है, लेकिन असली जैकपॉट सेक्शन 10(10)(d) है, यानी परिवार को जब भी क्लेम का पैसा मिलेगा 1-2 करोड़ रुपए, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होने वाला है। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। देखो, पॉलिसी लेने के लिए आधार और पैन तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट प्लस फॉर्म 16 जो है वो जमा कराना होगा। सैलरी स्लिप आप लोग लास्ट 3 मंथ्स की दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आप लास्ट 6 मंथ का दे सकते हैं, फॉर्म 16 आप लोग लास्ट 1 ईयर का दे सकते हैं। इन तीनों से कंपनी को आपकी रियल स्टेबल इनकम वेरीफाई हो जाती है। अगर आप लोग बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ITR लास्ट 2-3 ईयर्स की, जो कि सबसे बड़ा आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके बाद में बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद में GST रिटर्न अगर आप लोग GST रजिस्टर्ड हो। अब टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल सही बताना चाहिए। जैसे अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, पास सर्जरीज, पास में कोई हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो आपको क्लियरली बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग टेलीकॉल पे हैं या किसी एजेंट के थ्रू हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। जो भी रियलिटी है उसको साफ साफ आपको बताना चाहिए। कुछ भी हाइड करोगे तो स्मार्ट मूव नहीं होगा, वो सीधा क्लेम रिजेक्शन का आपका कारण बनने वाला है। हाइट वेट अगर मांगता है तो हमेशा आपको सही बतानी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, टेलीकॉल में जो बोला है वही प्रपोजल फॉर्म में मैच भी होना चाहिए। अगर भगवान नहीं करे आपकी पहले 3 साल के अंदर डेथ हो गई और कंपनी ने खोजबीन स्टार्ट की और कुछ पाया कि आपने गलत बताया था, तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखनी है
क्योंकि जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसी आपके सामने आएगी जिसमें मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन आप लोग कंपनी को फोर्सफुली बोलिए कि हमें मेडिकल करवाना है और वो आपका मेडिकल करवाएगी, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपके परिवार वाले क्लेम लेंगे। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली है, लेकिन वहाँ तक तो एजेंट शायद आपको नहीं फंसाएगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जहाँ पर एजेंट आपको ये बोलेगा कि अपना प्लान अपग्रेड कर लो या फिर ये वाला प्लान जो है आप लोग चूज कर लो। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम प्लान, जिसको फ्री एग्जिट प्लान भी कहा जाता है। और अगर ये आपको कंपनी फ्री में दे रही है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप लोग इसे ले सकते हैं। टर्म प्लान लेते समय कंपनी आपको बोलेगी सर 55 से 60 की एज में पॉलिसी बंद करके आप लोग अपना प्रीमियम जो है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन सच तो ये होता है ये फुल रिफंड नहीं होता है, पहली बात तो। और ये सब सिर्फ उनके लिए है जो पॉलिसी को अर्ली बंद करना चाहते हैं, और इसमें कैशबैक हमेशा कम अमाउंट का आता है। तो अगर आपको ये फ्री मिल रहा है तो आपको इसको ले लेना चाहिए। अब सेकंड आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स। ये आपको एजेंट्स काफ़ी बेचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप लोग पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर गए, यानी 65 तक आपने कवर लिया था, 65 आप लोग कवर कर गए, यानी उस दौरान आपकी डेथ नहीं हुई, तो आपका प्रीमियम जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी जितने भी अपना पैसा भरा है वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि जब आप लोग ये लेने जाएंगे इस तरीके का प्लान तो इसमें 2 से 3 गुना तो आपकी प्रीमियम आएगी। यानी अभी आ रहा है मान लीजिए 1500 रुपये या 1200 रुपये पर मंथ, तो फिर जब ये लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो हो सकता है 2500 रुपये या 3000 रुपये तक भी हो सकता है। तो ये जनरली महंगे होते हैं, इसका रियल बेनिफिट जीरो है, तो आप लोग इसको टोटली अवॉइड कीजिएगा। अब कंपनी ने एक तरह का और प्लान निकाला जो कि है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये पहले वाले रिटर्न ऑफ प्रीमियम से अलग है। यहाँ पर कंपनी वादा करती है कि भैया 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक आपके प्रीमियम का आपको हम देने वाले हैं अगर आप लोग पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर जाते हैं तो। लेकिन ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का खिचड़ी है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि हम जितना प्योर टर्म प्लान लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन्वेस्टमेंट को उसके बीच में नहीं डालना है, इसलिए इस प्लान को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब एक और प्लान मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकता है, वो है इंक्रीजिंग कवर प्लान। इसमें क्या होता है, आपका जो कवर अमाउंट है 5 से 10% हर साल बढ़ता है इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए। लेकिन सच तो ये है, बिगिनिंग में लो कवर मिलता है, अर्ली डेथ हुई तो फैमिली को पैसा कम मिलेगा, और प्रीमियम इसके जनरली काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए आप लोग प्योर टर्म लीजिए ताकि इन तरह के फंदे में आप लोग ना फंसें। अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे तो ये प्लान भी मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ। इससे बेटर है मैं स्टार्ट में ही कवर अब जो है वो बढ़ा के ले लूँ, या फिर जो अमाउंट है, जो प्रीमियम ज़्यादा निकल के आ रहा है उसका मैं जो है वो SIP कर लो, वो मेरे को ज़्यादा एडवांटेज देंगे। तो ये इंक्रीजिंग कवर प्लान जिसमें इन्फ्लेशन कवर करता है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, ये जस्ट आपको फंसाने का तरीका है। अब एक और प्लान टाइप काफ़ी ज़्यादा बिकता है, लाइफ स्टेज कवर वाला। यानी अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो आपकी फ्यूचर में शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उस केस में आप लोगों का कवर जो है वो बढ़ता जाएगा, चाहे वो 20% से बढ़ो, 25% से बढ़ो, वो पॉलिसी टू पॉलिसी जो है वो अलग अलग होता है। तो प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं, और इसको भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम बढ़ते हुए रहते हैं। तो प्लीज़ इसको भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब आप लोग पॉलिसी ले रहे हैं और तो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, तो प्रीमियम पे करने के भी टाइप्स काफ़ी सारे हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर पे की। हमेशा मैं कहूँगा इसी को आपको चूज़ करना चाहिए। क्या होता है ये, इसमें आप लोग प्रीमियम पूरे पॉलिसी टर्म तक बढ़ते हैं, यानी 65 की एज तक आप लोग बढ़ते रहते हैं, जैसे हर महीने हो गए, हर साल आप लोग जो है वो बढ़ते रहेंगे। और ये सबसे सस्ता भी होता है, और कैश फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। अगर खुदा ना खासा 5-6 साल के अंदर अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपने बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो नहीं भरा होता है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और आपके लिए मेरी स्पेशल एडवाइस ये रहेगी, आप लोग रेगुलर पे कीजिए। आप लोग मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा रेगुलर पे सेलेक्ट करके आप लोग ईयरली जो है वो प्रीमियम अपना पे करेंगे तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। प्लस आप लोग ऑटो डेबिट और ECS पे लगाएं ताकि आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स होने से बच जाएगी, आप लोग कोई भी डेट जो है आपका मिस नहीं होगा। अब सेकंड है लिमिटेड पे। इसके अंदर क्या होता है, आपकी 65 एज तक जो भी प्रीमियम बनती है वो 5 से 15 साल के अंदर आपको पे करनी होती है। अगर आप लोग ये पेमेंट टर्म चूज़ करते हैं तो ये आपको जनरली महंगा पड़ने वाला है। जहां आप लोग 15 के भर रहे होंगे, आपको हो सकता है 30-35 के ईयरली जो है वो
बढ़ने पड़ जाए, और इसमें कंपनी का बेनिफिट है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जल्दी फ्री होना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको मैं मना करूंगा, इसके साथ में आपको नहीं जाना चाहिए। रेगुलर पे सबसे बेस्ट है। अब एक और प्रीमियम पे करने का टाइप है जिसमें सिंगल पे आता है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, 35 से 40 साल का प्रीमियम एक ही बार में देके और फ्री हो जाते हैं। इसमें भी फायदा केवल कंपनी का होता है, आपका नहीं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है, और बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अंबानी के बेटे हैं, तो प्लीज़ इसके साथ में आप लोग जा सकते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, रेगुलर पे लो और उसमें ईयरली मोड चुन लो, प्लस उसमें ECS या UPI ऑटो डेबिट सेट कर दो ताकि आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स ना हो। और इसमें ईयरली में एक एडवांटेज आपको और मिलता है, इसमें आपको ग्रेस पीरियड 30 डेज़ का मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग मंथली टू मंथली पेमेंट करते हैं तो उसमें 15 डेज़ का ही आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ईयरली में आपको 30 डेज़ तक ग्रेस पीरियड जो है वो मिल जाएगा। अब प्रीमियम कैसे पे करना है ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन कल को आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पैसा कैसे मिलेगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जिसको पे आउट मोड कहते हैं। पे आउट मोड जनरली आपको 4 तरीके से देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बेस्ट जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो है लमसम, यानी एक मुश्त पैसा। आपने मान लीजिए 1 करोड़ का कवर लिया है तो आपकी डेथ पे फैमिली को 1 करोड़ सीधा हाथ में लाके दे दिया जाएगा, जिसको आसानी से आपकी फैमिली यूज़ कर पाएगी। अब इसमें मंथली वाला भी आपको मिल जाता है, लमसम प्लस मंथली भी मिलता है, और इंक्रीजिंग अमाउंट वाला भी मिलता है, तो इनको आपको सेलेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस अगर आपको खरीदना है तो कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें। तो कंपनी सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको देखनी है CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी के पास में 100 क्लेम्स आए और उसने 99 क्लेम्स जो है पास किए तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% होगा। और एक अच्छी कंपनी तब कहलाएगी जब उसका CSR 99% या उससे ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यह है कि CSR नंबर इन्फ्लेट करना काफ़ी आसान बात है। कंपनी छोटे मोटे 2-5 लाख के क्लेम्स पास करती रहेगी जिससे उनका CSR हाई दिखेगा, पर बड़े 1-2 करोड़ के क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है। इसलिए अकेला CSR असली सच जो है वो नहीं बताता है। ये बस क्लेम कितने पास हुए हैं ये बताता है, किस तरह के क्लेम पास हुए ये नहीं बताता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ASR यानी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। असली सच तो आपको ये बताएगा कंपनी ने टोटल अमाउंट का कितना % दिया है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 100 करोड़ का क्लेम आया है एंड कंपनी ने 92 करोड़ दिया है तो उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 92% है। अब जिस भी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90 या 90% से ज्यादा है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। ASR क्या रिवील करता है, ASR कंपनी 1-2 करोड़ वाले बड़े क्लेम को पास करने की ताकत रखती है या नहीं। इसलिए आपको CSR और ASR हमेशा साथ में देखने चाहिए। CSR किसी कंपनी का हाई है और ASR कम है तो उस कंपनी को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। जिसका CSR और ASR दोनों ज़्यादा है उसी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। CSR 99% और उससे ज़्यादा होने चाहिए एंड ASR 90% से ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी है। थर्ड मैट्रिक है कंप्लेन रेशियो। ये पर 10,000 पे कैलकुलेट किया जाता है और ये बहुत अंडररेटेड है। ये मैट्रिक सीधा बताता है कि कंपनी के खिलाफ लोग कितनी कंप्लेन कर रहे हैं। अगर एक कंपनी की 15 से कम शिकायतें हैं पर 10,000 पे तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो कंप्लेन रेशियो जितना कम होगा उतना स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ये मैट्रिक फ्रॉड, स्लो प्रोसेसिंग, कस्टमर पेन वाली कंपनीज को इंस्टेंटली एक्सपोज कर देता है। तो अगर किसी कंपनी का CSR और ASR अच्छा है लेकिन उसका कंप्लेंट रेशियो अच्छा नहीं है तो उस कंपनी का कस्टमर सर्विस खराब है, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए टॉर्चर करती है, क्लेम में डिले करती है। तो आपको इस मैट्रिक को भी ध्यान में रखना है। हाई CSR होना चाहिए, हाई ASR होना चाहिए और लो कंप्लेंट्स होनी चाहिए। फोर्थ आता है सॉल्वेंसी रेशियो। ये कंपनी की स्ट्रेंथ को बताता है। सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि कंपनी फ्यूचर के बड़े बड़े क्लेम्स को भी कॉन्फिडेंटली चुका सकती है या नहीं। IRDAI रूल के हिसाब से मिनिमम सॉल्वेंसी 1.5x यानी 150% होनी चाहिए। अगर कंपनी पे 100 रुपए का क्लेम लायबिलिटी है तो उसके पास में 150 रुपए रिजर्व में होना चाहिए और ये एक सेफ्टी क्वेश्चन है। लेकिन आजकल की पावरफुल कंपनीज 2x, 3x, इवन 5x सॉल्वेंसी रखती है। इसका मतलब क्या है, सडनली अगर एक साल में हजारों डेथ क्लेम्स आ जाए तब भी कंपनी
पैसा नहीं है कभी नहीं बोलेगी, ये असली सिक्योरिटी है। तो आपको समझ आ चुका होगा कैसे आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। लेकिन 2025 की IRDAI रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। जैसे ही पब्लिश होगी मैं एक और डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। लेकिन तब तक जो सबसे स्टेबल और कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रही है उन्हीं पे आपको भरोसा करना है, जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा AIA, एक्सिस मैक्स लाइफ और बजाज आलियंस। इनके नंबर्स हर साल टॉप रहते हैं। अब इनमें से कौन सी चूज करनी है तो पॉलिसी बाजार पे जाइए, सभी कंपनी के प्लान को आप लोग वहां पे कंपेयर कीजिए और जो बेस्ट लगे वो प्लान आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, आप लोग क्लिक कर लीजिए और पॉलिसीज को कंपेयर करके परचेज कर सकते हैं। अब आपने सारी चीज़ों को देख के एक बेस्ट टर्म प्लान जो है वो ले लिया है और उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आपके घर पर आ चुके हैं। अब 95% लोग क्या करेंगे, वो पॉलिसी पेपर आए और अलमारी के अंदर रख देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें ऑडिटिंग मोड के अंदर जाना है। तो ऑडिटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगानी है, आपको जस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेना है और सबसे पहला वेरीफाई आपको करना है आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ। जो आपने पॉलिसी लेते वक्त फिल किए थे वो उस पर प्रिंट होकर आए हैं या नहीं। अगर वो सही आए हैं तो ये पॉइंट आपका पास हो जाता है। सेकंड पॉइंट, अगर आपने MWP एंडोर्समेंट को सेलेक्ट किया यानी MWP एक्ट को सेलेक्ट किया था, वहाँ पे टिक किया था, तो वो उसमें टिक होकर आया है नहीं, वो आपको वेरीफाई कर लेना है। थर्ड, आपको राइडर्स कंफर्मेशन कर लेना है। आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया था या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम वाला राइडर लिया या क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर लिया था, तो वो सेलेक्ट होके आए हैं या नहीं उसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है और उसका अमाउंट भी आपको देख लेना है। अगर ये तीनों पॉइंट वेरीफाई हो जाते हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रख सकते हैं। अगर वेरीफाई नहीं होते हैं यानी मिसमैच निकलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास में फ्री लुक पीरियड रहता है, उसमें आप लोग पॉलिसी को वापस रिटर्न कर सकते हैं और अपना दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। अब सब कुछ सही है तो आपको एक रेड फाइल बनानी है। रेड फाइल में आपको जो पॉलिसी पेपर है वो उसके अंदर डाल देने हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट आपने कराई थी पॉलिसी लेते वक्त वो उसके अंदर ऐड कर देनी है और एक सादा कागज लेना है। उस सादे कागज में आपको सबसे पहले पॉलिसी नंबर डालना है, कस्टमर केयर के नंबर डालना है, कस्टमर केयर की ईमेल है तो वो भी उसके अंदर डाल देना है। अगर जिस एजेंट से लिया है तो उस एजेंट का नंबर भी आपको डाल देना है। एक प्रो टिप जो कि आप सभी को फॉलो करने चाहिए, जैसे शेयर्स रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है, वैसे इंश्योरेंस को भी सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जिसे EIA यानी ई इंश्योरेंस अकाउंट बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि फ्यूचर में कभी अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट खराब हो जाए या गुम हो जाए तो आप लोग यहाँ पर आके लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख सकते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे NSDL है, CAMS है, कार्वी है और CIRL है। ये 4 मेजर कंपनीज हैं जहाँ पर आप लोग अपना इंश्योरेंस जो है वो ऑनलाइन रख सकते हैं। और जो लॉगिन और पासवर्ड है EIA का वो भी आपको कागज़ पे लिख देना है और नीचे एक नोट भी लिख देना है कि जब मैं नहीं रहूँ तब आप लोग इस नंबर पे कॉल करके क्लेम जो है वो ले सकते हैं। अब खुदा ना खास्ता ऐसी कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको इंटीमेशन का प्रोसेस पूरा करना होता है, यानी सबसे पहले खबर देनी होती है कंपनी को, तो ये विदिन 7 to 10 डेज के अंदर आपको कर देनी चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए और बैंक प्रूफ के लिए आपसे कैंसिल चेक मांगे जाएंगे, वो आपको दे देना है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको, और उनसे रिटर्न में लिखवा लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप आती है पे आउट की, जो कि विदिन 7 to 15 डेज के अंदर इजीली आपको मिल जाता है, कभी किसी केस में 30 डेज भी हो सकते हैं और ये पैसा जो आपने नॉमिनी सेलेक्ट किया है उसी के खाते में जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी टर्म इंश्योरेंस की पूरी कहानी। होपफुली मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास में, आप लोग वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है इसके बारे में या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ जो फेस की हो टर्म इंश्योरेंस के अंदर, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करो और टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। जितनी कम उम्र में खरीदोगे उतनी कम प्रीमियम आपको मिलेगी और आपका फैमिली जो है वो सिक्योर होगा। एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहूँगा, अपनी हेल्थ को बिल्कुल सही से बताना, नहीं तो आपको क्लेम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। मैं एक और नई वीडियो में आपके साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।